नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सभी लोगों के सामने भूगोल विषय के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूं। और यह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कल और परसों यानी 15 और 16 को होने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से एग्ज़ाम में जाने से पहले छोटा सा वीडियो होगा 25 प्रश्नों का भूगोल की श्रृंखला का, जिसे आप निश्चित रूप से देख करके जाएंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या मैंने प्रयास किया, सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने लेकर के आऊँगा, लेकिन समय अभाव होने के कारण केवल 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इन 25 प्रश्नों में से ही आपको एक दो प्रश्न निश्चित रूप से मिलने चाहिए एग्जाम में। तो इन 25 प्रश्नों की श्रृंखला को आप निश्चित रूप से देख करके जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सभी लोग देख करके जाइएगा, 2-3 बार देख करके जाइएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रश्न आप सही कर सकें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन है आपका मिसिसिपी, अमेजन, ब्रह्मपुत्र और नील नदी। सभी फ्रेंड्स बताइए कि कौन सी नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दोस्तों, मेरे साथ आप रिवाइज भी करते रहिएगा। इसका उत्तर होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगली बात, इस अमेजन की विशेषता में यह जानिएगा कि यह दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहाँ? दक्षिण अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी है। और इसके चारों तरफ फैले हुए घास भूमि क्षेत्र को सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास। ये भी याद रखिएगा। ब्राजील में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र है। और इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है निग्रो। जहां पर निग्रो मिलती है वहीं पर मानोस बंदरगाह है, मानोस। और मानोस तक यह नदी नौगम्य है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सहायक नदियां, सबसे ज्यादा पानी, सबसे चौड़ी नदी अमेजन ही है। साथ में ब्राजील में और दो घास भूमि क्षेत्र है, कैंपोस और कटिंगा। उनके बारे में भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइएगा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने एंडीज, रॉकी, एटलस और हिमालय। सभी फ्रेंड्स बताइए। सभी विद्यार्थीगण बताएं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। याद रखना है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लगभग 6,900 समथिंग, यानी लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यह पर्वत श्रृंखला मोड़दार या अगर बात किया जाए वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? वलित पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखेंगे सभी लोग। साथ में इसकी सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है और इस पर स्थित ओजास डेल सलादो विश्व की सर्वाधिक ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। और वहीं पर ओजास डेल सलादो नाम की एक झील है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। साथ में इक्वाडोर में कोटापैक्सी और चिम्बोराजो भी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, तो दोस्तों याद रखना है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली।
जो गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह अगर बात किया जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल के टाइम पर ही इसका एक तरीके से जन्म हो गया था, लेकिन सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो आज के समय में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। इसी के दक्षिण में माउंट आबू स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। माउंट आबू हिल स्टेशन है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर। ठीक है, चलिए आगे चलते। यहीं पर याद रखिएगा, यहीं से लूनी नदी निकलती है, लूनी, जो दलदली क्षेत्र में जाकर के समाप्त होती है कच्छ का रन में, गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में, राजस्थान में बहती है। राजस्थान की प्रमुख नदी है लूनी नदी। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त को 2 बार पार करने वाली उत्तरी अमेरिका की नदी कौन सी है? आर्कटिक वृत्त को 2 बार पार करने वाली उत्तरी अमेरिका की नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है लीना, येनेसी, ओब और यूकान। तो सभी मित्रों को यह याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका की आर्कटिक वृत्त को 2 बार पार करने वाली नदी है यूकान नदी। कौन सी नदी है? यूकान नदी, याद रखिएगा। यह उत्तरी अमेरिका में अलास्का में बहती है। कहाँ बहती है? अलास्का में। और अलास्का में बहते हुए ये आपके बेरिंग सागर में जाकर के समाप्त होती है। तो याद रखना है, यह आर्कटिक वृत्त को 2 बार पार करती है। साथ में जैसे लीना है, येनेसी है और ओब, ये तीनों नदियां रूस में बहती हैं, खास करके एशिया के साइबेरिया क्षेत्र में। कहाँ बहती हैं तीनों नदियां? एशिया के साइबेरिया क्षेत्र में। याद रखिएगा, लीना, येनेसी और ओब। ठीक है दोस्तों, चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, सीन नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, सभी लोग बताइए। आप सभी लोग बताइए, सीन नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सभी लोग बच्चों ध्यान रखना। पेरिस, मैंने आपको पीछे ही बताया कि अगर पेरिस की बात किया जाए तो ये सीन नदी के तट पर है। लंदन शहर टेम्स या थेम्स नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर है, पोटोमैक। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, सीन नदी के तट पर पेरिस, लंदन टेम्स नदी के तट पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर और वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के तट पर है। ठीक है, तो 5वां प्रश्न ध्यान रखिएगा, उससे संबंधित दूसरी अन्य जानकारी जो मैंने बताई वह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मेकांग नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों बताना है, मेकांग नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? बताइए। नेपाल, तिब्बत, चीन और वियतनाम कहाँ से निकलती है? सभी लोगों को बताना है फ्रेंड्स, बताइए मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? याद रखना है दोस्तों कि मेकांग नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत से निकल करके म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। यानी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से बहते हुए यह साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर में जाकर के समाप्त होती है। आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेकांग नदी तिब्बत से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, साल्वीन नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? अगला प्रश्न है दोस्तों, साल्वीन नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? याद रखिए, साल्वीन नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन देखिए, म्यांमार और थाईलैंड के बीच, थाईलैंड तथा कंबोडिया के बीच, कंबोडिया तथा वियतनाम के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, साल्वीन नदी म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है। किसके मध्य सीमा बनाती है? म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। याद रखिएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न है आपका, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? बच्चों ऑप्शन देखिए, साल्वीन नदी, आमूर नदी, इरावदी नदी और टिग्रिस। बताइए, म्यांमार की जीवन धारा सभी लोगों को याद रखना है, म्यांमार की जीवन धारा इरावदी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरावदी नदी को। दोस्तों याद रखना है, म्यांमार की जीवन धारा इरावदी नदी को कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न है, 9वां आपका प्रश्न है, अरल सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? अरल सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां टिग्रिस व यूफ्रेटस, आमूर व ओग, अमू दरिया व सर दरिया, और चौथा ऑप्शन है महावेली व यूफ्रेटस। बताइए दोस्तों, अरल सागर से संबंधित दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? याद रखिएगा, अरल सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां हैं अमू दरिया और सर दरिया। अमू दरिया और सर दरिया। और अरल सागर एशिया में स्थित बंद सागर है, छोटा सा, जो अब दलदल क्षेत्र में बदल रहा है। अरल सागर वर्तमान में एक बंद सागर के साथ साथ दलदली क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जहां पर अमू दरिया और सर दरिया समाप्त होती हैं। और ये दोनों नदियां लगभग पामीर के पास से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पामीर पठार या पामीर ग्रंथि के पास से निकलती हैं। याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चों अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, जर्मनी से निकलने वाली यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, जर्मनी से निकलने वाली यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों बताइए। बच्चों ऑप्शन में है डैन्यूब, वोल्गा, नीपर और यूराल। इसका आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जर्मनी में अगर बात किया जाए ब्लैक फॉरेस्ट का रीजन है, तो ब्लैक फॉरेस्ट के रीजन के पास से ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहीं से निकलती है और यूरोप के कई देशों से प्रवाहित होते हुए यह काला सागर में जाकर के समाप्त होती है। कहाँ समाप्त होती है? काला सागर में समाप्त होती है, जो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जबकि यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। कौन सी नदी सबसे लंबी है? वोल्गा। साथ में याद रखिएगा, यूराल नदी आपके यूराल पर्वत से निकल करके यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाते हुए कैस्पियन सागर में समाप्त होती है। तो वोल्गा और यूराल की अगर बात किया जाए तो ये दोनों नदियां कैस्पियन सागर में समाप्त होती हैं, जबकि डैन्यूब जो है आपके काला सागर में समाप्त होता है। साथ में दोस्तों याद रखिएगा, काला सागर के पास ही क्रीमिया प्रायद्वीप है। काला सागर के अंदर वहीं पर अजूब सागर है। कौन सा सागर है? अजूब सागर। और भूमध्य सागर से जब आप जाते हैं तो बास्पोरस जल संधि से होते हुए वहीं पर मरमरा सागर है। कौन सा सागर है? मरमरा सागर। याद रखिएगा, मरमरा सागर, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है आपका बच्चों, यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? बताइए। रोन नदी, राइन नदी, पो नदी और टाइबर नदी। तो बच्चों याद रखना है,
यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्ग राइन नदी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। याद रखिएगा राइन नदी, मत भूलिएगा। साथ में पो नदी इटली में प्रवाहित होती है, जिसे इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की गंगा। याद रखिएगा पो नदी को। साथ में इटली में स्थित अपेनाइन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अपेनाइन पर्वत श्रृंखला, ये भी याद रखिएगा। साथ में इटली का द्वीप अगर बात किया जाए तो सार्दिनिया द्वीप और सिसिली द्वीप दोनों भूमध्य सागर में हैं, जो इटली के द्वीप हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सार्दिनिया और सिसिली। लेकिन यहीं पर एक और द्वीप है, कॉर्सिका द्वीप। कॉर्सिका द्वीप फ्रांस का है। तो बच्चों याद रखना है, ये द्वीप भी याद रखिएगा, कॉर्सिका द्वीप फ्रांस का है। ठीक है मेरे बंधुओं, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आपका शहर दिया है, सूची 2 में नदियां दिया है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। मिलान करिए। पहला है रोम, अगर बात किया जाए रोम। दूसरा है लंदन। तीसरा है बॉन और पेरिस। इधर नदी दिया है टाइबर नदी, टेम्स नदी, राइन नदी और सीन नदी। बताइए, मिलान करिए सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों। फ्रेंड्स याद रखिएगा मित्रों, ये मिलान एकदम सही है। रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे है, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे है, बान शहर राइन नदी के किनारे है और पेरिस शहर सीन नदी के किनारे है। रोम इटली में है, लंदन ब्रिटेन में है यानी ग्रेट ब्रिटेन के रीजन में है, इंग्लैंड में। बॉन जर्मनी में है और पेरिस आपका फ्रांस में है। याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब राजधानी शहर है। तो रोम टाइबर नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, बान शहर राइन नदी के किनारे और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित राजधानी शहर है। चलिए याद रखिएगा दोस्तों। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। बताइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यह भी प्रश्न है। सूची 1 में नदियां दिया हुआ है, सूची 2 में सहायक नदी दिया हुआ है कि कौन सी सहायक नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है। एक तरफ ऑप्शन में है वर्धा, दूसरी तरफ महानदी, दामोदर और कावेरी। सहायक नदियों में है शिवनाथ, पेनगंगा, भवानी और बराकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, तो याद रखनिया है। याद रखिएगा मेरे प्रिय दोस्तों कि वर्धा की सहायक नदी शिवनाथ है, महानदी की सहायक नदी पेनगंगा है, दामोदर की सहायक नदी भवानी है और कावेरी की सहायक नदी बराकर है। ते मिलान एकदम सही है, यानी शिवनाथ वर्धा की सहायक है, पेनगंगा महानदी की सहायक है, भवानी दामोदर की सहायक है और बराकर कावेरी की सहायक नदी है। याद रखना है। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा कि पेन गंगा वर्धा की सहायक है, पेन गंगा वर्धा की सहायक है, शिवनाथ जो है महानदी की सहायक है, शिवनाथ महानदी की सहायक है और भवानी की अगर बात किया जाए तो वह कावेरी की सहायक है और बराकर दामोदर की सहायक है, क्योंकि बराकर में बराकर डैम स्थित है। सॉरी, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इंफॉर्मेशन को फिर से सही कर लीजिए कि वर्धा जो है की सहायक पेनगंगा है, महानदी की सहायक शिवनाथ है, दामोदर की सहायक बराकर है और कावेरी की सहायक है भवानी। ठीक है, तो याद रखना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, ध्यान से सुनिएगा फिर से। इसका आंसर भी आगे दिया होगा, मैं ये देखिए।
ठीक है। वर्धा की सहायक पेनगंगा, महानदी की सहायक शिवनाथ, दामोदर की सहायक की अगर बात करेंगे तो बराकर, और कावेरी की, दोस्तों याद रखना है, फिर से सुनिए, पेनगंगा वर्धा की सहायक है, शिवनाथ महानदी की सहायक है, बराकर दामोदर की सहायक है, और भवानी कावेरी नदी की सहायक है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। इसमें उद्गम क्षेत्र दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ नदियां दिया हुआ है। उद्गम क्षेत्र में ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बेरीनाग सोता यानी झरना, बेरीनाग लेक, महाबलेश्वर और छोटा नागपुर पठार। नदियों में कावेरी, झेलम, कृष्णा और सुवर्ण रेखा दिया हुआ है। बताइए दोस्तों। ठीक है, आंसर बताइए, आंसर विचार करिए। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। एकदम मिलान सही है इसका, तो याद रखना है, ये मिलान एकदम सही है, जिसे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। फिर से सुनिए, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर से, झेलम वेरीनाग से, कृष्णा महाबलेश्वर से, और सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा, आराम से बड़े प्यार से 1 से 2 बार सुन लीजिए। कल एग्जाम है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, केवल सुनना है, सुन करके आप सही कर लेंगे। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, झेलम वेरीनाग से, कृष्णा महाबलेश्वर से, और सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस 15वां आपका अगर प्रश्न की बात किया जाए कि सहायक नदी और मुख्य नदी दिया हुआ है। सहायक नदी में भीमा, तीस्ता, इंद्रावती और चंबल, और मुख्य नदी में कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना दिया हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल मिलान सही है, केवल दिमाग में बिठाइए। भीमा जो है कृष्णा की सहायक है, किसकी सहायक है? कृष्णा की। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को आपके बांग्लादेश में जमुना भी बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या के नाम से जाना जाता है, और यही तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, सांपू या सांगपो, याद रखिएगा। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक है। किसकी सहायक है? गोदावरी की, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ के साथ याद रखिएगा, चंबल जो है यमुना की सहायक है, और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि चंबल विश्व हमारे देश में सबसे अधिक अवनालिका प्रदान करने के लिए जानी जाती है, सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली नदी है। याद रखिएगा, चंबल नदी जो यमुना की सहायक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हगरी की सहायक नदी कौन सी है? हगरी सहायक नदी है, यानी हगरी जो है किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है दोस्तों? याद रख, बताइए। भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की, या तुंगभद्रा की? तो फ्रेंड्स याद रखना है, हगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक है। किसकी सहायक है? तुंगभद्रा की सहायक है। ठीक है, हगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखना है, हगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? बताइए। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम पश्चिम बंगाल के बीच, और बिहार झारखंड के बीच। तो बच्चों याद रखना है, संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है?
तो याद रखिएगा, आपकी संकोश नदी, कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोश नदी सीमा बनाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, यानी एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदी है। लखनऊ, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर। दूसरी तरफ नदी है गोमती, रामगंगा, सरयू और राप्ती। याद रखिएगा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, बरेली रामगंगा के किनारे है, अयोध्या सरयू के किनारे है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। तो मेरे दोस्तों याद रखना है, बच्चों याद रखना है कि गोमती के किनारे लखनऊ, रामगंगा के किनारे बरेली और सरयू के किनारे अयोध्या और राप्ती के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। यूपी के शहर है, पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगले अन्य प्रमुख शहर देश के देख लीजिए किस नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे है, श्रीनगर झेलम के किनारे है, अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, फिर से सुनिए। हैदराबाद मूसी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे, श्रीनगर झेलम के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे, सूरत ताप्ती के किनारे, जबलपुर नर्मदा के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों याद रखना। साथ में दोस्तों अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं और उसी के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से आती है, दोनों उत्तराखंड से निकलती हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, एक तरफ है सूची 1-2, यानी एक तरफ आपका जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी। तो अगर इसकी बात किया जाए तो आप सभी लोगों को प्रमुख रूप से यह प्रश्न जानना जरूरी है, याद रखिएगा। तो इसमें याद रखना है कि जोग या गरसोप्पा जो है सारावती नदी के किनारे है, शिव समुद्रम कावेरी नदी से संबंधित है, हुंडरू जलप्रपात की अगर बात करें तो यह सुवर्णरेखा नदी से संबंधित है और कपिल धारा नर्मदा नदी पर स्थित है। तो एकदम मिलान सही है। फिर से सुनिए, जोग या गरसोप्पा सारावती पर, शिव समुद्रम कावेरी पर, हुंडरू सुवर्णरेखा पर और कपिल धारा नर्मदा नदी पर। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, निश्चित रूप से यह बात ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण जलप्रपात दिया हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। दूध सागर मांडवी पर है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर। अमृतधारा हसदेव पर है, छत्तीसगढ़ में। बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर है, झारखंड में। चूलिया जो है चंबल पर है, राजस्थान में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में, बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर झारखंड में, अमृतधारा हसदेव पर छत्तीसगढ़ में, दूधसागर मांडवी गोवा कर्नाटक, चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों, भूलना नहीं है, बिल्कुल दोस्तों भूलिएगा नहीं मित्रों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी उनकी स्थिति बतानी है। स्थिति कहाँ पर है? वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, चिल्का झील, मानसबल और पेरियाल ऑप्शन में है। उड़ीसा, केरल और जम्मू कश्मीर, बताइए। निश्चित रूप से आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेम्बनाड और पेरियार ये दोनों केरल में है। वेम्बनाड और पेरियाल कहाँ है? केरल में। और चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में। मानसबल जम्मू कश्मीर में, मानसबल दोस्तों जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। तो वेम्बनाड और पेरियार केरल में,
चिल्का उड़ीसा, मानसबल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित, अगली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो इससे संबंधित है। वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है? जब सागर का पानी तट में अंदर इंटर कर जाए और लेक बन जाए तो उसे लैगून झील कहते हैं। वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी लैगून है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो लैगून झील है, या उड़ीसा राज्य में है, महानदी के मुहाने पर, यानी महानदी के तट पर। साथ में याद रखिएगा, रूपकुंड झील उत्तराखंड को रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है, यानी रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, जिसे रहस्यमय झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। साथ में गर्म झरने की अगर बात किया जाए तो मणिकर्ण झील हिमाचल प्रदेश में, ताप्ता पानी या ताता पानी उड़ीसा में, वज्रेश्वरी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखना है दोस्तों। यह भी आप सभी लोग याद रखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि वेम्बनाड जो है केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। साथ में अगर बात करें, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में चिल्का है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर है। साथ के साथ याद रखिएगा कि उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहते हैं। गर्म पानी झील या झरने के रूप में जाने 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 वाले स्थानों के बारे में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, तातापानी उड़ीसा में है और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है। यह भी याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि कुछ मिलान कराना है झील को प्रदेश से, तो याद रखना सीधे सीधे मैंने मिलान करा दिया है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, सांभर राजस्थान में, सूरजकुंड हरियाणा में, हुसैन सागर हैदराबाद में, पुष्कर झील राजस्थान में, डल झील श्रीनगर में और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के रीजन में है। यहीं से गोमती नदी निकलती है, मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है गोमती, याद रखिएगा। साथ में याद रखेंगे चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में है। साथ के साथ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है नोहकाली कई मेघालय को माना जा रहा है वर्तमान में। नोहकाली कई मेघालय को, ये विश्व डाटाबेस का जो उपलब्ध नया आंकड़ा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि नोहकाली कई को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जबकि यही अभी भी कई किताबों में लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चीकुल जलप्रपात है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ विश्व डाटाबेस के आधार पर नोहकाली कई जो 335 मीटर ऊंचा है, मेघालय में है, उसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा है दोस्तों। तो अगर ये प्रश्न आता है, अगर नोहकाली कई ऑप्शन में है तो वही लगाइएगा, वह नहीं है तब फिर आप कुंची कल को लगा दीजिएगा या कुंची कुल जलप्रपात को लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए कि भारत में मानसून उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? भारत में किसके द्वारा मानसूनों की उत्पत्ति होती है? किस पवन के द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून पवन, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा ही भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है। ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, तो दोस्तों ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व।
तो याद रखिएगा, भारत में गर्मी के महीने के मानसून की जो बहने की दिशा होती है, हवाओं की चलने की दिशा होती है, वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तट पर, छत्तीसगढ़ के मैदान के आंतरिक भाग में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा, भारत के सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। दिन में सर्वाधिक गर्म हो जाता है क्षेत्र, एटमॉस्फेयर, वातावरण, और रात में उतना ही ठंडा हो जाता है। तो इसलिए दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर वायु की सघनता कम है। क्या है? वायु की सघनता कम है, डेंसिटी कम है, इसलिए ये प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। आपका अगर बात किया जाए तो इसके बाद अगर बात करें तो 24वां प्रश्न ये हो गया। जस्ट इसके बाद अगर बात किया जाए तो आपका जो 25वां प्रश्न है दोस्तों, वो इसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। 25वां आपका प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला, तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त तमिलनाडु राज्य की होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। और इसी से तमिलनाडु को वर्षा प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा, और यही कारण है कि कावेरी नदी में हमेशा पानी रहता है, वो सदा नीरा नदी है। ठीक है, तो दोस्तों यह आपके 25 प्रश्न रहे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि यह आपको निश्चित रूप से 15 और 16 को यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम में सपोर्ट करेगा। निश्चित रूप से आप देखिएगा एग्ज़ाम में यह आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो हैव अ गुड डे, गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। बिना इस वीडियो के देखे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ में मेरे साथ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, गुड लक दोस्तों।